दोस्तों तारीख थी 21 नवंबर 2011 और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मायावती जी की सरकार ने एक बिल पेश किया। ये बिल उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव था और जोरदार हंगामे और बहस के बाद विधानसभा से ये बिल पास भी हो गया। चारों तरफ ये बातें होने लगी कि अब तो उत्तर प्रदेश 4 हिस्सों में बंटकर ही रहेगा, लेकिन राज्य विधानसभा का प्रस्ताव जब केंद्र सरकार के पास पहुंचा तो यूपीए सरकार ने मायावती जी के इस प्रस्ताव को कई सवालों का हवाला देते हुए खारिज कर दिया और उत्तर प्रदेश का विभाजन होते होते रह गया। आज 2011 के बाद करीब 13 साल का समय हो गया है, लेकिन यूपी के विभाजन की कहानियां कभी फेक न्यूज के जरिए, तो कभी नेता या विधायक के भाषण के जरिए, तो कभी सरकार की पॉलिसीज को देखते हुए बार बार चर्चा में रहती है। और ऐसे में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा ही असली सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ दिला सकता है। लेकिन कुछ लोग इस विभाजन को उत्तर प्रदेश के लिए अभिशाप भी बताते हैं और इसीलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फैक्ट्स और लॉजिक की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटने की मांग की जाती है और उत्तर प्रदेश के बंटवारे के क्या पॉसिबल बेनिफिट्स हो सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसके क्या नुकसान होंगे ये भी हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो जैसे कि आप समझ गए होंगे ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हाउ इट ऑल स्टार्टेड। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बंटवारे की कहानी आज की नहीं है, बल्कि आजादी के बाद से ही चली आ रही है। आजादी के बाद देश में सबसे बड़ी समस्या आई राज्यों और उनकी बाउंड्री को सेट करने की, और इस मुद्दे पर बहुत से प्रयास किए गए और इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रयास 1953 में हुआ और उस समय देश के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया गया था, जिसमें राज्यों को अलग अलग हिस्से में बांटने की शुरुआत हुई। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात यहाँ पर यह थी कि इस कमीशन के गठन से पहले ही देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में डिवाइड करने का आइडिया प्रपोज किया था। नेहरू जी के साथ ही साथ संविधान निर्माता अंबेडकर जी ने भी 1955 में अपनी किताब थॉट्स एंड लिंग्विस्टिक स्टेट्स में उत्तर प्रदेश में बेहतर गवर्नेंस के लिए उसे 3 हिस्सों में बांटने की बात कही थी, जिसमें उन्होंने मेरठ को यूपी के वेस्टर्न रीजन की कैपिटल, इलाहाबाद को ईस्टर्न रीजन की कैपिटल और कानपुर को सेंट्रल रीजन की कैपिटल बनाने का सजेशन दिया था। लेकिन दोस्तों स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने ना तो पीएम नेहरू की बात को कंसिडर किया और ना ही अंबेडकर जी की, और इसी वजह से उत्तर प्रदेश का बंटवारा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों 2000 में उत्तराखंड के अलग हो जाने के बाद 2011 में मायावती जी ने एक बार फिर बंटवारे की पेशकश रखी और उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध प्रदेश और पश्चिम प्रदेश में बांटने का प्रस्ताव रखा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक अलग राज्य बनाने की मांग इसलिए रखी गई क्योंकि ये रीजन यूपी के बागी रीजन से सबसे अलग है और इस रीजन को न केवल दिल्ली से सटे होने का लाभ मिलता है, वहीं यहाँ पर गन्ने की अधिक पैदावार होने की वजह से इसे गन्ना बेल्ट भी कहा जाता है और इसीलिए इस रीजन को एक अलग प्रदेश बनाने की मांग उठती रहती है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश से ईस्टर्न यूपी यानी पूर्वांचल को अलग करने की मांग भी दशकों पुरानी है और पूर्वांचल के साथ अवध प्रदेश भी लंबे समय से विकास की मुख्य धारा से अलग रहा है। और दोस्तों कुछ ऐसा ही हाल बुंदेलखंड का भी है। और दोस्तों 21 नवंबर 2011 को यूपी विधानसभा में मायावती सरकार द्वारा पेश किया गया ये प्रस्ताव पास करा लिया गया। हालांकि केंद्र की तत्कालीन यूपीए सरकार ने मायावती सरकार के इस प्रस्ताव को लौटा दिया था। और दोस्तों इसके बाद से कई बार उत्तर प्रदेश के बंटवारे को लेकर बहुत से एक्सपर्ट्स ने अलग अलग राय पेश की है। और दोस्तों इस विरोधाभास को समझने के लिए पहले हम उन आर्ग्यूमेंट्स पर नजर डालेंगे जो इस बात के पक्ष में है कि उत्तर प्रदेश का डिवीजन होना जरूरी है, और उसके बाद हम उन आर्ग्यूमेंट्स को भी डिटेल में समझेंगे जो स्टेट डिवीजन का विरोध करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ यूपीज डिवीजन। दोस्तों उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटने के पक्ष में 4 मेन आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं, और वो है पहला डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, दूसरा रीजनल डेवलपमेंट, तीसरा न्यू इकोनॉमिक सेंटर और चौथा पॉलिटिकल मोनोपोली। दोस्तों आइए अब इनमें सबसे पहले फर्स्ट रीजन यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को समझते हैं। दोस्तों पहला मेजर आर्ग्यूमेंट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करें तो उत्तर प्रदेश करीब 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ भारत का एक राज्य है जो जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य है, और जिसे अगर हम एक देश मान ले तो 24 करोड़ की इस राज्य की आबादी इसे दुनिया का 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री बना देगी। और इसी आबादी की वजह से ये राज्य 75 जिलों और 80 लोकसभा सीटों के साथ भारत की पॉलिटिक्स का एपिसेंटर है, जहां से गुजरे बिना दिल्ली में कोई पार्टी सरकार बना ही नहीं सकती है। लेकिन दोस्तों बहुत से एक्सपर्ट्स इसी पॉलिटिकल डोमिनेंस और उत्तर प्रदेश के इस जाइगेंटिक फिगर को उसकी डेवलपमेंट की राह का रोड़ा मानते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से देश के 9 प्रधानमंत्री चुने गए हैं, लेकिन फिर भी वो राज्य दशकों तक भारत के बीमारू राज्य की श्रेणी में आता रहा है। आज भले ही ये राज्य उस कैटेगरी से बाहर आ गया हो, लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की पॉवर्टी रेट 17% से ज्यादा है, जो नेशनल एवरेज से लगभग 3 गुना ज्यादा है। और दोस्तों इससे आप ये समझ सकते हैं कि देश और देश की राजनीति के लिए सबसे जरूरी राज्य अभी तक गरीबी की मार से ऊपर नहीं उठ पाया है, और ऐसा इसीलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या इतनी ज्यादा है
कि हर शख्स तक सरकार और प्रशासन की रीच हो, ये सरकार के लिए काफी मुश्किल टास्क हो जाता है। और दोस्तों यही वजह है कि लोग उत्तर प्रदेश को बांटने की वकालत करते हैं और वो कहते हैं कि राज्य की इतनी बड़ी जनसंख्या को कि जब तक एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव और सेंट्रलाइज पावर से इसे रन किया जाएगा तब तक यहाँ पर डेवलपमेंट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और इसीलिए आर्ग्यूमेंट यूपी के डिवीजन के पक्ष में दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना बहुत ही जरूरी है, जिससे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बने। और एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं कि स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स लोकल इश्यूज को रिजॉल्व करने में और सर्विस डिलीवर करने में ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। और यही पावर का डिसेंट्रलाइजेशन और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन यूपी के बंटवारे की पहली वजह बनता है। दोस्तों दूसरा आर्ग्यूमेंट जो दिया जाता है वो है रीजनल डेवलपमेंट। दोस्तों आज उत्तर प्रदेश को जिस आधार पर 4 हिस्सों में बांटा जा रहा है उसमें कल्चरल और लिंग्विस्टिक रीजंस भी हैं। दोस्तों क्योंकि जहां एक तरफ पूर्वांचल का कल्चर अलग है तो वहीं दूसरी ओर बुंदेलखंड बिल्कुल ही अलग है। जहां पूर्वांचल में भोजपुरी बोली जाती है तो वहीं बुंदेलखंड में बुंदेली, और इसके अलावा दोनों जगहों में सांस्कृतिक भिन्नताएं भी काफी ज्यादा है। और इसी कल्चरल डिफरेंस की वजह से उत्तर प्रदेश में रीजनल डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि हर रीजन की अपनी डिमांड और अपनी समस्याएं हैं। बुंदेलखंड में जहां पानी जैसी आधारभूत समस्याएं हैं, वहीं पूर्वांचल लंबे समय से इंडस्ट्रियलाइजेशन से अछूता रहा है। हालांकि अब जाकर पूर्वांचल में इंडस्ट्रियलाइजेशन पर काम चलना शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी दोस्तों इतने कल्चरली डाइवर्स रीजन में कोई एक पॉलिसी सभी रीजन में प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाए, ये पॉसिबल नहीं है। और इस आर्ग्यूमेंट के हिसाब से अगर उत्तर प्रदेश को अलग अलग रीजन और वहाँ के कल्चर और समस्याओं के हिसाब से बांट दिया जाए तो सरकार रीजनल लेवल पर ज्यादा काम कर पाएगी, जिससे रीजनल डेवलपमेंट आसानी से हो पाएगा। और इसके साथ ही यूपी को 4 रीजन में डिवाइड करने के लिए जो अगला आर्ग्यूमेंट है वो है न्यू इकोनॉमिक सेंटर्स का। आज उत्तर प्रदेश भले ही तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा हो, लेकिन इसके ग्रोथ में अगर नोएडा को हटा दें तो मोस्टली उत्तर प्रदेश की स्थिति पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर नहीं मिलेगी, क्योंकि नोएडा उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी में अकेले 10% का कंट्रीब्यूशन करता है। और हो सकता है कि आपको ये कम लगे, लेकिन नोएडा के बाद दूसरे नंबर पर आता है लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी में सिर्फ 4% कंट्रीब्यूशन करता है। अब इसके बाद बाकी जिलों का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। और इसीलिए नोएडा को छोड़कर राज्य के बाकी हिस्सों में फॉर्मल जॉब्स की बहुत कमी है, जिस वजह से उत्तर प्रदेश से माइग्रेट करके लाखों लोगों को नोएडा या दिल्ली का रुख करना पड़ता है, जिससे नोएडा जैसी सिटीज पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। दोस्तों अगर आप महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लें तो भले ही मुंबई वहाँ का इकोनॉमिक सेंटर है, लेकिन महाराष्ट्र में मुंबई अकेला नहीं है, बल्कि नागपुर, पुणे और औरंगाबाद जैसे शहर भी इकोनॉमिक सेंटर्स हैं। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है तो हर राज्य के पास अपना खुद का इकोनॉमिक सेंटर डेवलप करने की मजबूरी होगी, जिससे उत्तर प्रदेश के बहुत से ऐसे पोटेंशियल वाले रीजन्स उभर कर सामने आएंगे जो इस समय शायद इग्नोर किए जा रहे हैं। इकोनॉमिक सेंटर की वजह से 4 हिस्सों में उत्तर प्रदेश का ये बंटवारा अलग अलग रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर रीजन के पास अपना एक अलग बजट होगा, जिससे वो अपने यहाँ आसानी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएंगे, जो आगे उनके बेहतर इकोनॉमिक फ्यूचर के लिए काफी हेल्प करेगा। दोस्तों इसके फेवर में चौथा आर्ग्यूमेंट है पॉलिटिकल मोनोपोली। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल डोमिनेंस को देखते हुए एक्सपर्ट्स स्टेट को देश में एक तरह की राजनीतिक असमानता का कारण मानते हैं, क्योंकि 80 लोकसभा सीट की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज का ध्यान सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश और उसी के आसपास घूमता है। और कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश ही देश की सरकार बनाने में स्पेशल पावर रखता है। दोस्तों इसे अगर एक एग्जाम्पल से समझें तो उत्तर प्रदेश के पास जितने टोटल नंबर ऑफ एमपीज हैं वो राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक को आपस में मिलाकर बनते हैं। और इसका नतीजा कहीं ना कहीं आपको भारत के प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में भी दिख जाता है, जहां अब तक 14 में से 9 प्रधानमंत्री सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही आए हैं। और दोस्तों इससे कहीं ना कहीं फेडरल पावर स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता है और नतीजा होता है यूपी इज इक्वल्स टू राजस्थान प्लस गुजरात प्लस कर्नाटका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह उत्तर प्रदेश और नॉर्थ इंडिया के हिंदी बेल्ट वाले राज्य हैं, जहां से देश की पॉलिटिक्स पर असर पड़ता है और यहीं से देश के लीडर्स चुने जाते हैं और यही लोग पूरे देश के लिए फैसले भी लेते हैं। ऐसे में इनके फैसले क्वेश्चनेबल हो सकते हैं, क्योंकि देश के दूसरे कोने में जो चल रहा है उससे मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट अनजान है, क्योंकि सरकार में वहां के लोगों का कोई खासा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसीलिए दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है तो ये 80 सीटों वाली पॉलिटिकल डोमिनेंस कम होगी, जिससे देश के सभी राज्यों का रिप्रेजेंटेशन इक्वल हो जाएगा और पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ उत्तर प्रदेश को ही चेज नहीं करेंगी। और इससे नेशनल पॉलिटिक्स के साथ उत्तर प्रदेश का भी फायदा होगा, क्योंकि आज कास्ट, रीजन और रिलीजन के नाम पर देश की सबसे बड़ी जनसंख्या को मोबिलाइज करके सभी पॉलिटिकल पार्टीज वोट बैंक में बदलने का काम कर रही है। और ऐसे में ये माना जाता है कि अगर 4 अलग राज्य होते हैं तो वहाँ के लोग अपने रीजन की ग्रोथ, डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट को क्लियरली देख पाएंगे। लेकिन दोस्तों हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और इस विभाजन के भी 2 पहलू हैं।
आइए अब उस दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं, यानी उस आर्ग्यूमेंट को भी समझते हैं जो कि उत्तर प्रदेश के डिवीजन के अगेंस्ट है। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द डिवीजन ऑफ यूपी। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि उत्तर प्रदेश के बंटवारे से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि साल 2000 में उत्तर प्रदेश को पहले भी एक बार बांटा जा चुका है और जो लोग यूपी को बांटने के खिलाफ हैं उनका सबसे प्राइम आर्ग्यूमेंट भी यही है कि हमारे पास स्टेट डिवीजन का एक बैड एक्सपीरियंस है, बैड एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट डिवीजन। दोस्तों, साल 2000 में भारत के 3 बड़े राज्य में से 3 नए राज्य अलग हुए। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड, बिहार से अलग हुआ झारखंड और मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़। लेकिन दोस्तों, अगर इन तीनों राज्यों के करंट सिनेरियो पर आप नजर डालेंगे तो आज करीब 24 साल बाद भी इन तीनों अलग राज्यों में डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ में कुछ खासा बदलाव नहीं आया है, बल्कि इसके उलट उसके पेरेंट स्टेट की हालत अब और भी खराब हो गई है, क्योंकि उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ तीनों नेचुरल रिसोर्सेज से रिच स्टेट हैं, जिनके सेपरेट हो जाने से पेरेंट स्टेट के पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी हो गई है, जिस वजह से आज जब पूरे इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से हो रहा है तो देश के इन 3 बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के पास इंडस्ट्री लगाने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद नहीं है, जो उन्हें डेवलपमेंट की सीढ़ी में एक स्टेप पीछे खींच लेता है। और दोस्तों, जिस स्टेट के पास ये रिसोर्सेज हैं वहाँ पुअर इंफ्रा और पुअर मैनेजमेंट की वजह से वो इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल अपनी ग्रोथ के लिए नहीं कर पा रहे हैं। और दोस्तों, यही नहीं, अगर उत्तराखंड का एग्जांपल लें तो इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश से अलग होने पर उत्तराखंड में करप्शन का स्तर पहले से अधिक हो चुका है, क्योंकि छोटा राज्य होने की वजह से राज्य के महत्वपूर्ण पोजीशंस पर पार्टी के अपने ही लोग होते हैं जो रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा दोहन करते हैं। इन एग्जाम्पल्स का हवाला देकर ऐसा कहा जाता है कि अगर उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटा जाएगा तो पॉसिबल है कि ये चारों स्टेट या तो नेचुरल रिसोर्सेज की कमी की वजह से या फिर इंफ्रा और मैनेजमेंट में कमजोर होने की वजह से वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हासिल नहीं कर पाएंगे जिनकी अपेक्षा उनसे की जा रही है। और दोस्तों, इसके बाद अगला आर्ग्यूमेंट है टैक्स कलेक्शन एंड रेवेन्यू लॉस। दोस्तों, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि आज इंडिया में जहां महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना जैसे वेल्दी स्टेट हैं, तो वहीं बिहार और झारखंड जैसे लेस वेल्दी स्टेट्स भी हैं। ऐसे में दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट रिचर रीजन्स में ज्यादा टैक्स कलेक्ट करके उसका इस्तेमाल उन पुअर रीजन में करती है जिसके पास ज्यादा टैक्स कलेक्शन और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। अब इसी लॉजिक को अगर हम उत्तर प्रदेश में भी लगाकर देखें तो उत्तर प्रदेश की सरकार भी नोएडा, लखनऊ और कानपुर जैसे रिचर रीजन से ज्यादा टैक्स इकट्ठा करके देवरिया और बलिया जैसे लेस वेल्दी डिस्ट्रिक्ट्स में विकास में लगाती है। और ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश को 4 अलग रीजन में बांट दिया जाए तो जिस रीजन में नोएडा और गाजियाबाद जैसे जिले आएंगे वहां तो डेवलपमेंट तेजी से होगा, लेकिन जिस हिस्से में सिर्फ लेस वेल्दी डिस्ट्रिक्ट आएंगे उनके लिए टैक्स कलेक्शन से रेवेन्यू जनरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिससे वो रीजन या वो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालेंगे। बर्डन ऑन द इंडियन इकोनॉमी। दोस्तों, 4 राज्यों के बनने के साथ एक बड़ा सवाल उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगने वाले खर्च का भी है, और ये आर्ग्यूमेंट हर बार दिया जाता है जब भी भारत में 2 स्टेट्स को बांटने की बात की जाती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कोई भी नया स्टेट बनने के लिए राज्य की सीमा निर्धारण में गवर्नमेंट ऑफिसर्स, पुलिस फोर्सेस और इन सब का प्रॉपर बंटवारा करना पड़ेगा, और साथ ही हर राज्य की राजधानी, स्टेट असेंबली और उसकी राजधानी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को नए सिरे से डेवलप करना पड़ेगा, जिसमें बहुत बड़ा गवर्नमेंट फंड लगेगा। इससे साफ है कि दोस्तों, अगर नए राज्य बनते हैं तो वहाँ सभी तरह की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ऑफिसर होम्स और पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होगा, जो स्टेट के साथ ही साथ देश की इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, और इन इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में सिर्फ फंड्स ही नहीं, काफी समय भी लगेगा। इसीलिए ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश को अलग अलग राज्यों में बांटने का आइडिया सही नहीं होगा। कंक्लूजन, वैसे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के 4 हिस्सों में बंटवारे के पक्ष में जो भी आर्ग्यूमेंट या लॉजिक दिए जा रहे हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं सही है, लेकिन अभी भारत जिस इकोनॉमिक ग्रोथ को हासिल करके खुद को डेवलप कंट्री बनाने में लगा हुआ है, ऐसे में 4 नए राज्यों का क्रिएशन देश की अर्थव्यवस्था पर एक प्रेशर भी बिल्ड कर सकता है, जिसका असर भारत की ग्रोथ रेट में भी देखने को मिलेगा। अब क्योंकि बतौर स्टेट उत्तर प्रदेश अपने आप में भी इंडिया की जीडीपी में 8% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए दोस्तों अगर स्टेट का बंटवारा होता भी है तो उससे पहले इन सभी पहलुओं को भी गौर से देखना होगा। वैसे आपके अकॉर्डिंग क्या यूपी को 4 भागों में डिवाइड कर देना चाहिए या फिर उसे जैसा वो है वैसा ही रहने देना चाहिए? क्या है आपके ओपिनियंस, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, मैं आप सभी से ये बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी का जो यूपीएससी सब्सक्रिप्शन है, जिसके प्लस कोर्सेज से 70+ सिलेक्शंस हुए हैं यूपीएससी सीएसई 2023 में, वो अभी अवेलेबल है एट इट्स लोएस्ट प्राइसिंग एवर, जो कि है 24,999 रुपए। और इस 15 महीने के सब्सक्रिप्शन में कवर होता है आपका कंप्लीट जीएस, सीसैट, और आपको मिलता है टेस्ट सीरीज का एक्सेस एंड एक्सेस टू ऑल बैचेस इन एवरी लैंग्वेज अवेलेबल।